नमस्कार। राजपाल नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार मैम। राजपाल एंड सन्स के प्रकाशन के फेसबुक पेज पर मेरे लेखक मेरे सवाल जी, श्रृंखला में, ये बहुत लंबी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में आज ममता कालिया जी, हम सबकी जानी पहचानी लेखिका, वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया हमारे बीच हैं। ममता कालिया जी का परिचय देना मुझे लगता है एक तरह से समय की बर्बादी होगी, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता वश मैं ये बता दूं कि ममता जी लेखिका हैं। लेखिका होने का मतलब यह है कि इन्होंने कहानियां भी खूब लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। इन्होंने संपादन किया है और अंग्रेजी की पत्रिका हिंदी द लैंग्वेज डिस्कोर्स राइटिंग का संपादन किया। कॉलेज में प्रिंसिपल रहीं और हर विधा में ममता जी ने लिखा है और खूब लिखा है। ममता जी को व्यास सम्मान, उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए मिल चुका है, यशपाल स्मृति सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, महादेवी स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। बहुत नियमित लिखती रहती हैं और जो सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ ममता जी के बारे में, वो ये है कि मेरी पीढ़ी और मेरी बाद की पीढ़ी के लिए एक तरह से अभिभावक उपस्थिति है ममता जी की। ममता जी सबसे कनेक्ट करती हैं, नए से नए लेखकों से जुड़ती हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ती हैं, उस पर प्रतिक्रिया देती हैं, जो अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज है। जिस जिस पीढ़ी की ममता जी हैं, उस पीढ़ी में बहुत ऐसे लेखक बचे नहीं हैं। और उनकी सक्रियता है, निरंतर लेखन जारी है ममता जी का। तो सबसे पहले ममता जी, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे लेखक मेरे सवाल श्रृंखला में। प्रभात, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अति से काम लिया। हुँ। तो ममता जी, जी, साठोत्तरी कहानी परंपरा का जब नाम आता है, सबसे पहला जी, नाम कुछ जो नाम आते हैं उसमें ममता जी का नाम आता है। और ममता जी ने बाद में उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स, ये एक जैसे उपन्यास थे। बाद में दौड़ से इनका दूसरे तरह के उपन्यासों का दौर शुरू हुआ। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं मैम। पहला सवाल ले रहे हैं हम प्रेमलता डोगरा का। प्रेमलता जी, डोगरा ने लिखा है कि आपने 1975 में लिखे अपने उपन्यास नरक दर नरक में मेधावी, ईमानदार और संघर्षरत युवकों की जो स्थिति बयान की है, जी। संघर्षरत युवकों की जो स्थिति बयान की है, वह आज भी जस की तस है। इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? देखिए, उस समय भी यही था जो आज है कि युवा लोगों के सामने विकल्प बहुत कम हुआ करते थे। उस समय स्थिति और ज़्यादा विकट थी, क्योंकि आज दृश्य माध्यमों के कारण और डिजिटल माध्यमों के कारण थोड़े से ऑप्शंस खुले हैं स्वरोजगार के। उस समय हमारे पास स्वरोजगार भी नहीं थे और हमें उन अधेड़ ताकतों से लड़ना पड़ता था जो कुंडली मारकर बैठे हुए थे। तो नरक दर नरक में ये दिखाया है मैंने कि युवा हैं आप प्रेम में हैं, आप प्रेम विवाह भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका जीवन संघर्षशील रहता है। विवाह कभी भी संघर्ष की समाप्ति नहीं होता है, वो एक अन्य संघर्ष शुरू हो जाता है उसमें। और वो नरक दर नरक नाम भी इसीलिए है कि वो लगातार किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं। उषा और जगन जो जी, दोनों हैं, जो और दोनों दोनों अपने-अपने कार्य जगत में मुसीबतों से मुठभेड़ करते रहते हैं। इसलिए ये है। बेघर बेघर मतलब आज भी ये मुझे लगता है आपसे सवाल पूछना इसलिए भी मौजूद है क्योंकि आपने युवाओं के जी, जी। जीवन को बहुत करीब अच्छा, से देखा है, लंबे समय हाँ, तक। प्रभात ऐसा है ना, जी, बेघर मेरा बिल्कुल पहला उपन्यास जी, है जी, 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 और सिर्फ 50 साल में पहले मैंने इसे लिखा था, जी, सन 1970 में, जी, जब मैं ये भी नहीं जानती थी कि उपन्यास कैसे लिखा जाता है। मुझे ये तक नहीं पता था कि चैप्टर्स का डिवीज़न कैसे होता है। मैंने पढ़ बहुत रखा था, लेकिन मैंने कभी उपन्यास लिखा नहीं था। मैं छोटी-छोटी कहानियाँ लिखा करती थी। मैं उस समय हॉस्टल में रह रही थी बॉम्बे में, जी, और रवि ने जब एक दिन एसटीडी कॉल पे मैंने रवि से पूछा कि रवि मेरा समय नहीं कटता, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तुम छोटी-छोटी कहानियाँ लिखना बंद करो, एक उपन्यास लिखना शुरू करो। तो उनके कहने से मैंने उपन्यास लिखने की कोशिश की और तब तक हमारी ज़िंदगी में बड़े बीहड़ किस्म के चरित्र आ चुके थे, क्योंकि हम दोनों अ, बहुत सामाजिक थे
और युवा थे और प्रयोगात्मक किस्म का जीवन जी रहे थे। तो अगर रवि के जीवन में ओबी जैसा पात्र था, जो मेरे उपन्यास में टेकचंद बन जाता है या वो वालिया बन जाता है, तो रवि के जीवन में सुनंदा जैसी बहुत लड़कियां थी। तो हम तो हम दोनों के जीवन में ही तरह-तरह के अजीबो-गरीब चरित्र थे। और देखिए बम्बई शहर आपको मुहैया करता है तरह-तरह का जीवन। आप जी, अगर समुद्र किनारे जा रहे हैं, तो एक अलग किस्म की बस्ती से आप 2-4 हो रहे हैं। अगर आप अपनी चाल में रहते हैं, तो चाल में एक अलग जीवन आपको देखने को मिलता है। और अगर आप काम पर जाते हैं, तो काम पर तो शाश्वत किस्म के शोषण होते ही होते हैं। तो वो सारे इसमें आ गए हैं बेघर में। लेकिन बेघर की जो मूल समस्या थी, वो थी जो मैंने लड़कपन में कभी जी, आधी अधूरी सुनी थी और मैंने अपने अनुमान से उसको विकसित किया। और वो समस्या थी कौमार्य की समस्या। जी, कौमार्य का मिथक संजीवनी के माध्यम से जी, मैंने बताया है कि कौमार्य देखा जाए तो एक मिथक ही है। लड़के किसी लड़की से पहले प्रेम करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो पहले नहीं है जीवन में लड़की के, तो वो उसे गरम आलू की तरह छोड़ देते हैं, जस्ट लाइक अ हॉट पोटैटो। और उसके बाद वो एक तकनीकी किस्म की कंवारी असुरिम पश्या पवित्र लड़की ढूंढते हैं, जो दिमाग से बिल्कुल कुड़ मगज होती है और वो किसी भी तरह उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तो बेघर में मैंने ये बताया है कि अगर आप गलत चयन करते हैं, अगर आप प्रेम में गफलत कर जाते हैं, तो आप जीवन भर बेघर रहते हैं। वो बेघर शीर्षक के पीछे रीजन ये था। आज भी देखिए ममता जी, आपको जैसे ही हम याद करते हैं तो बेघर ही याद आता है। अगर आपने कहा कि आप नहीं जानती उपन्यास हो जाता है। और ये एक ऐसी अनाड़ी की रचना थी, मुझे आता ही नहीं था कुछ भी, और शीर्षक भी बेघर लापरवाही में रखा मैंने। आज क्योंकि बेघरी और बढ़ गई है। मुझे लगा कि परमजीत जो है जीवन भर बेघर रहा, और अगर कोई गलत चुनाव कर लेता है तो वो लड़का जीवन भर बेघर ही रहता है, क्योंकि देखिए वो मतलब सच्चे आज प्रेम को पहचानता नहीं है। आज के युवाओं के लिए भी जीवन संघर्ष उसी तरह का है, उसी तरह की जी, बेघरी है। अपने जी। आप को स्थापित कर पाने का की जद्दोजहद वैसी ही है, हालाँकि बहुत सारे अवसर बढ़ गए हैं, बहुत सारी सुविधाएँ बढ़ गई हैं। इसीलिए प्रभात, आपके अंदर लोकप्रिय लेखन को पहचानने की अचूक दृष्टि है, ये मैंने देखा है। कि आप इसीलिए आपको बेघर याद आ रहा है। अब अगला सवाल लेते हैं मैम, जी, राम कुमार सिंह का सवाल है। इनका सवाल ये है कि लंबा सवाल है, टिप्पणी जैसा सवाल है। अधिकतर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य और उसमें भी जो पाठ्यक्रम में शामिल है, केवल वही पढ़ने की आदत हो जाती है। वह इससे इतर दूसरी भाषाओं के साहित्य की ओर रुख नहीं करते। इसका क्या कारण है? क्या विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग उनको दूसरी भाषाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते? आप अपने पसंद के किसी विदेशी कथाकार का नाम बताएं जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो। लॉकडाउन के दिनों में मैंने आपके संपादित विश्व की श्रेष्ठ कहानियों को पढ़ा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को आप कौन से विदेशी कथाकारों को पढ़ने के लिए कहेंगे? लंबा सवाल है लेकिन जरूरी सवाल है ये है। जी, जी। इसका एक हाँ, हिस्सा है कि हिंदी विभाग में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी भाषाओं का साहित्य क्यों नहीं पढ़ते? पहली बात तो मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें बहुत ही कम प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो सही किताबों तक पहुँचते हैं। और इसमें मैं पाती हूँ कि जो पढ़ाने की प्रणाली है, जी, वो हमारे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में इतनी निष्प्राण है, इतनी बेजान है कि अगर शायद मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी होती, तो मैं हिंदी साहित्य का नाम ना लेती। ये आपने बहुत सही बात उठाई है। क्योंकि हिंदी साहित्य इतनी बुरी तरह से पढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल है जीवन में बहुत कम ऐसे आपको अध्यापक मिलते हैं, जैसे नामवर सिंह थे, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी और नित्यानंद तिवारी हमारे नित्यानंद तिवारी, पढ़ाते थे। निर्मला जैन। निर्मला जैन। मतलब हाँ, कुछ एक हैं जो आपको रस लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाने वाले के अंदर रस नहीं आएगा, तो वो रस आपके पास पहुंचाएगा कैसे?
उसको कैसे कम्युनिकेट करेगा। इंग्लिश में जब हम पढ़ते थे हमें याद है कि जब हम एज यू लाइक इट पढ़ते थे तो हम अपने को ओलिविया मानते थे। जी, हम इतने रोमांटिक हो जाते थे उसे पढ़ते हुए कि हम खुद हीरोइन बन जाते थे। हमने जब शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट पढ़ा तो हम अपने को जूलियट समझने लगे। तो आप ये सोचिए कि पढ़ाने वाले पर पे ये बहुत निर्भर करता है कि उसने विद्यार्थी को साहित्य की सही किताबों तक पहुंचाया कि नहीं। अब वो होता है ये कि आपने उस लेखक की एक रचना पढ़ी तो आप उसकी 4 रचना और पढ़ने के लिए संघर्ष करेंगे, आप ढूंढेंगे, आप लाइब्रेरी में बैठेंगे, आप कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, चाहे अनुवाद में पढ़े, आप उसे पढ़ेंगे। जैसे मेरे जीवन में मुझे याद है कि मैंने जब पहली बार टॉमस हार्डी का पहला उपन्यास पढ़ा था, जी, उसके बाद मैंने ढूंढ ढूंढ के सारा टॉमस हार्डी पढ़ा। और इसी तरह से शायद प्रेमचंद का हुआ कि जब मैंने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी, पंच परमेश्वर, मेरा हिंदी साहित्य से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने जब एक कहानी पढ़ी तो मैं इतनी आंदोलित हो गई कि मैंने ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा। और हमारे घर में क्योंकि किताबें बहुत थी इसलिए मुझे ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। ये पूना में तो मुझे याद है कि हम जब स्कूल से घर आते थे तो रास्ते में एक दुकान थी जहां पर एक आने रोज पर किताब मिलती थी। ये काने रोज पे। एक आने रोज पर तो मैं वहां से लेती थी। और मैंने ख्वाजा अहमद अब्बास और कृष्ण चंद्र, मंटो, इन सबको मैंने वहीं से किताबें ले लेके पढ़ा और अनुवाद में पढ़ा। और मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि मैं अनुवाद पढ़ रही हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर की किताबें मैंने पढ़ी, अनुवाद की पढ़ी मैंने। और ये तो मुझे पता था कि वो बंगला के बहुत महान लेखक है, जी, लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने ना जाने कितना साहित्य अनुवाद में पढ़ा। और उस जमाने में प्रभात बहुत खराब अनुवाद होते थे। जी, मुझे याद है एक धन्य कुमार जैन किया करते थे हाँ, बंगला उपन्यासों का अनुवाद। जी, 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 और पढ़ने का ये होता है कि एक आपको चस्का लगाना पड़ता है। जैसे सिगरेट पीने का चस्का होता है, जैसे कि पान खाने का चस्का होता है, इसी तरह से पढ़ने का भी एक चस्का होता है। तो ये वो आपका आपको मुझे लग हाँ, रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हिंदी विभागों में हाँ, जिस तरह से हाँ, प्राध्यापक लोग पढ़ाते हैं, उससे हाँ, अरुचि पैदा होने लगती है या वो कुछ खास लेखकों को जिनको पसंद करते हैं, हाँ। जिनको पढ़ते हैं, उनकी तरफ और ले आज भी देखिए आप भी क्योंकि उसमें हाँ, प्राध्यापन में हिंदी है, तो आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो आपसे बार बार संपर्क करता है व्हाट्सएप से, ईमेल से, और बार बार आपसे कहता है कि इस लेखक की ये किताब पढ़नी है, कहाँ मिलेगी। कभी कभी ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं आज भी। यानी आज भी बहुत मिलते हैं और बहुत छोटा प्रतिशत है वो। बहुत छोटा प्रतिशत है। और अब मैंने जी। एक फ़र्क ये देखा है मैम हम्म, कि हिंदी विभागों से ज़्यादा जैसे अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे या पॉलिटिकल जी। साइंस पढ़ने वाले या जी। हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हाँ। बाद में कॉलेज के बाद भी साहित्य चर्चा करने के लिए फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ये पढ़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए हिंदी साहित्य में तो अंग्रेज़ी से कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं, जो पहले आप खुद अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ते थे और अब हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी को लगातार प्रमोट करते हैं, जैसे कहते हैं। और वो शायद इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को अपना विषय, अंग्रेज़ी विषय बहुत अच्छी तरह पढ़ाया गया। हमें साहित्य के साथ एक मोह, एक सम्मोहन हमारे अंदर विकसित किया गया है। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया जी, बात उठाई कि जैसे जी, मैं इधर महसूस करने लगा हूँ कि जी, जी। स्कूलों में हिंदी छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ने लगा है। हाँ, हाँ, यूपी में जी, लाखों बच्चे हिंदी में फेल होने लगे हैं। इसका कारण ये जी, नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदी पढ़ाया ठीक से नहीं जाता है। इसका जी। कारण ये है कि सिलेबस इस तरह से बनाया गया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो सम्मोहन नीचे जाएँगे सम्मोहन पैदा तो कर देता है। ये आलू की जड़ की तरह नीचे जाएगा, ये सवाल जी, आपका। क्योंकि आप ये देखिए जो पाठ्यक्रम समिति में लोग हैं, जी, वो ऐसे चुन-चुन कर जो सबसे मुश्किल और सबसे अस्पष्ट किस्म के दोहे होंगे, वो जी, जी, पुराने पुराने संत कवियों के वो रख देते हैं। अब आप सिर मारिए उसके साथ। अब वो टीचर को भी नहीं पता होता है, क्योंकि टीचर शब्दकोश देख के आती है, कभी-कभी वो भी नहीं देख कर आती है। तो जब शिक्षक को ही नहीं पता है, तो वो शिक्षा क्या देगा? और शिक्षा देने के बाद
उसके अंदर एक दीक्षा देने की बात होती है, उसके अंदर एक रस देने की बात होती है, वो कहाँ से आएगी? बहुत बढ़िया बातचीत चल रही। इन्होंने इनके सवाल का जो अंतिम हिस्सा था मैम, वो ये था जी, कि आप हिंदी के साहित्य के विद्यार्थियों को किन जी। विदेशी कथाकारों को पढ़ने के लिए कहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो टॉल्स्टॉय पढ़ना चाहिए, जी, गोर्की पढ़ना चाहिए, चेखव पढ़ना चाहिए। जी, ये तो रूस ही है। शुरू तो ऐसे तो किया जाए तो पुष्किन से शुरू करना चाहिए, जी। है ना? अलेक्जेंडर पुष्किन से। और उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि अगर किसी को कहानी लिखनी है, तो उसे हेमिंग्वे ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत अर्नेस्ट बढ़िया बात। हेमिंग्वे 96 पृष्ठ के नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी में कितनी बड़ी गाथा कह देते हैं। वो एक एपिक नॉवेल है, जो 96 पृष्ठ में है। इसी तरह से हेमिंग्वे की कहानियाँ, कहानियाँ। उनमें एक वाक्य यानी कितनी बड़ी बात कह देती है कि नाइदर निक नॉर निक्स बिग हैंड लिसन टू हर। ये इस एक वाक्य में वो सारी चेष्टा पता चल जाती है जो दो प्रेमियों के बीच में हो रही है। इसी तरह एक वाक्य है। कई बार पूरी कहानी में वो विषय ही स्पष्ट नहीं होता है जिसको जिसको हाँ। लिखते, पर वही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो नो आप ये लाइक देखिए कि नो लाइक वाइट। कितनी बातें होती है। हमारे यहाँ पोथे के पोथे लिख देते हैं प्रेम की चेष्टाओं को बताने के लिए, लेकिन कई बार प्रेम की चेष्टा आप एक वाक्य में बता सकते हैं, जैसे मनोहर श्याम जोशी करते थे। मुझे जी, तो आज तक भूलती नहीं, उल्टी हथेली कैसी। ये उल्टी हथेली कैसी, हम कोशिश करते थे करके कि कैसे होती है उल्टी हथेली कैसी है। वो पहुंचेली पहुंचेली जिस तरह से हंसती है, तो कई वो बार याद कई आ बार जाती है तो तबीयत बाग-बाग हो जाती है। कई बार और मुझे वो 2-3 बातों में कसब उपन्यास में आप देखिए, उन्होंने कितनी जगह प्रेम की कोशिशें और प्रेम की हताशाएँ जी, दोनों उन्होंने बताई है। और वो मुझे बहुत बहुत अद्भुत लगता है चित्रण। बहुत चाक्षुष उपन्यास है। हाँ, बहुत अद्भुत लगता है वो मुझे। कई बार मुझे और हेनरी को इसी तरह से आप देखिए, एक उपन्यास आपने शायद ज़रूर पढ़ा होगा, मेरा बड़ा प्रिय उपन्यास है एक। जी, जी। प्रेम की बात चली तो मैं बता रही हूँ, नदी को याद नहीं, सत्येन कुमार का। सत्येंद्र कुमार का उपन्यास अरे अब क्या उपलब्ध नहीं गजब का है उपन्यास था! पुराने पुस्तकालय में। क्या गजब का उपन्यास था! वो कछुए का नाम गुदगुद रखा हुआ है उन्होंने उसमें। इतनी प्यारी बात है, कछुए का नाम गुदगुद रखा हुआ है। अब वो स्त्री जो है, वो स्त्री आपके सामने खड़ी हो जाती है अपने भव्य आकार में। अब वो ऐसी स्त्री है जिसको देखते ही आपकी प्रेम करने की इच्छा, आपकी कामना एकदम आपके उंगलियों के पोरों में आ जाती है। जी। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो याद रह जाती है, साहित्य में आंदोलित करती हैं। और कई बार ये मन करता है आधी रात में कि उठकर इस किताब को खोल के देखिए क्या लिखा था। ये शक्ति निर्मल वर्मा में भी है। जी, 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 जी। निर्मल वर्मा हाँ, को जब आप पढ़िए तो लगता है कि हमारे प्रेमी के पास एक डफल कोट होना चाहिए, हमारे प्रेमी के पास बियर की बोतल होनी चाहिए, निर्मल जी हमारे प्रेमी को पता होना चाहिए चियांती कौन सा ड्रिंक है। कौन सा हम भी सच में हम भी तो जब ये कुछ पढ़ते चीजें थे तो हैं सोचते थे जो आप चियांती क्या नहीं भूल होता है? सकते, नहीं भूल सकते। और साहित्य में रस लेना यहीं से शुरू होता है कि हमारी जिज्ञासाएं प्रबल होती हैं। जब मैंने निर्मल वर्मा को पढ़ा, न जाने कितनी हमारे घर में तो पानी के आगे कोई ड्रिंक अलाउड ही नहीं था। पिता के घर में जी। कभी किसी ने आज तक पान नहीं खाया था। एक बड़ा ही सात्विक घर था हमारा। लेकिन निर्मल वर्मा को पढ़ के ना जाने कितनी शराबों के नाम हमने सीखे, कितनी बार हमने एनसाइक्लोपीडिया देखा। उस ज़माने में गूगल नहीं कर सकते थे आप। उस ज़माने में आप एनसाइक्लोपीडिया उठाते थे, हर चीज़ के लिए। फिर लोगों से पूछते थे चुपके-चुपके, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये कैसे पी जाती है? ये चीज़ कैसे खाई जाती है? तो हाँ, ये ये एक रस लेने की बात थी। और मुझे लगता है कि साहित्य आपको जीवन में ये रस देता है। आप घर में अपनी दाल-रोटी खा रहे हैं, अरहर की दाल-चावल खा रहे हैं, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, तो आप सारा विश्व घूम लेते हैं। सही मुझे कह ये रहे बहुत हैं। मैं मुझे ये बात बहुत विस्मित करती है, ये चकित करती है। और आज भी मुझे लगता है मेरी सारी
चेतना और मेरी सारी खलबली और एक्टिविटी इन्हीं चीजों में बीतती है। एक जमाने में मुझे ग्राहम ग्रीन बहुत पसंद थे, क्योंकि कई बार फिल्में देखते थे और किताब भी पढ़ते थे, तो वो बहुत स्पष्ट हो जाता था। मुझे W.H. ऑडेन की कविताएं बहुत पसंद थी। द अननोन सिटीजन, क्या गजब की कविता है। आज जब जब आधार कार्ड देखती हूँ तो अननोन सिटीजन मुझे याद आ जाती कविता। इसी तरह जॉन डन की कविताएं मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने एक कविता का अनुवाद भी किया था। आई वंडर बाय माय ट्रुथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। अनुवाद से मैंने कहा कि इसका अनुवाद किया था, जब तक हमने नहीं किया था प्यार, किया था क्या ताज्जुब है। क्या बात है। तो अनुवाद से याद आया मैम कि आपने समरसेट मॉम की ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज का भी अनुवाद किया था। हाँ, और मेरे जॉन डन मेरे बड़े फेवरेट कवि रहे हैं। जी जी। मेरे ख्याल है कि उस पीरियड में एक तरफ हमें जॉन मिल्टन मिलते हैं और दूसरे जॉन डन मिलते हैं। हाँ सोचिए, हाँ भले ही वो मेटाफिजिकल थे, लेकिन उनकी कुछ कविताएं तो मुझे बड़ी यथार्थवादी लगती हैं। आपने समरसेट मॉम का भी अनुवाद किया हिंदी में, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज किताब थी, वो कब किया था आपने, और उस समरसेट मॉम को पढ़ने का क्या अनुभव था? उनको भी हिंदी में था। मैं कह रहा हूँ कि उस किताब को अनुवाद करने का आपका अनुभव कब कैसा रहा, और समरसेट मॉम को भी हिंदी में बहुत पढ़ा जाता रहा एक समय में। अच्छा, मैं प्रश्न समझी नहीं, सॉरी। मैं ये पूछ रहा था मैम कि आपने समरसेट मॉम के ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज का भी हिंदी में अनुवाद किया था। हाँ हाँ, जी जी जी। वो उस अनुभव के बारे में बताइए। समरसेट मॉम, हाँ जी। मॉम के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हिंदी में एक समय में उनको बहुत पढ़ा जाता था। ऐसा है कि समरसेट मॉम मेरे ख्याल है अंग्रेजी के एक बहुत सरल लेखक है जी। और मैंने उन्हें ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज तो इतना मोटा उपन्यास है जी, और मैंने उसका अनुवाद जो है मुश्किल से 70 पन्ने में कर दिया, क्योंकि वो मेरे प्रकाशक ने, लोक भारती प्रकाशन ने उस समय कहा कि उन्हें इंटरमीडिएट के लिए एक संक्षिप्त रूपांतरण चाहिए, और वो कहने लगा अनुवाद नहीं चाहिए, रूपांतरण चाहिए। तो मैंने वो कहानी इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि एक विकलांग लड़के की कथा कहने की उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कोशिश की। जी। जबकि आप ये देखिए कि स्टीफन ज़्विग ने भी एक विकलांग लड़की की कहानी कही है, जी जी, बिवेयर ऑफ पिटी, है ना, लेकिन वो बहुत कठिन भाषा है, या मैंने जो अनुवाद पढ़ा वो बहुत कठिन था इंग्लिश का, बिवेयर ऑफ पिटी। अब मुझे लगा कि समरसेट मॉम का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसकी कहानी चाहे रेन हो, चाहे उनकी कहानी अन्य इतनी सारी उनकी कहानियां हैं, द लोटस, क्या था, एक लोटस ईटर, द लोटस ईटर, है ना, और ये ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, इन सब में सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को उनकी अंग्रेजी बहुत आसानी से समझ में आती है, और रूपांतरण करने के लिए ऐसी किताब लेनी चाहिए जो आसानी से समझ में आए, मुझे ये लगा, क्योंकि आप भाषा से जूझेंगे तो आप भाव कैसे प्रेषित करेंगे, प्रेषित कर पाएंगे, है ना। इसी तरह से मैंने उस एक किताब में, 2 उपन्यास में, एक और उपन्यास लिया था D.H. लॉरेंस का, जी, लेडी चैटरलीज लवर। इसका हिंदी अनुवाद किया है आपने? हाँ, मैंने अनुवाद किया इसका। अच्छा। वो नया ज्ञानोदय में छपा था और उसका भी मैंने रूपांतरण किया है, क्योंकि लेडी चैटरलीज लवर फर्स्ट एडिशन जो अनएक्सपर्गेटेड था, अप्रतिबंधित था, उसका वो तो काफी अच्छा मझोले कद का उपन्यास था। जी। पर मैंने उसको भी 70 पन्नों में किया, और मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि अनावश्यक बातें मैंने उसमें से निकाल दी। कई बार उसमें बड़ी लंबी लंबी वो फाकता है, वो जो कोनी का कॉन्स्टेंस का जो पति है ना जी, विकलांग पति, वो बड़ी फिलॉसफी झाड़ता है वो बीच बीच में, तो मैंने वो बोरिंग चीजें निकाल दी थी उसमें से, और जो रोचक उसका हिस्सा था उसका मैंने रूपांतरण किया था, और मैंने बहुत एंजॉय किया था उसको करते हुए। अब मुझे ये लगा कि वाकई में ये किताबें हिंदी के प्रेमियों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि विश्व साहित्य से परिचय तभी हो सकता है जब आपको अच्छे अनुवाद और रूपांतरण मिले।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले के ज़माने में मैंने देखा है जी। ईलाचंद जोशी ने भी बहुत रूपांतरण किए हैं। उन्होंने हाँ, एकदम हाँ पहले जी। के लेखक रूपांतरण करते थे, अनुवाद तो एक अलग चीज़ है, उसकी जी, जी। कथा को रूपांतरित करके मनोहर श्याम जोशी ने भी उन्होंने किए हैं। जी, जी। हेनरी जेम्स के उपन्यास का जी, विलेनियस और हाँ। का जी। अनुवाद किया है, मतलब रूपांतरण जी, सभी उपन्यासों को उन्होंने जी। रूपांतरण किए हैं। ईलाचंद जोशी ने 12 उपन्यासों को रूपांतरण किए हैं। अब वो परंपरा आप लोगों के बाद मुझे लगता है रूपांतरण की परंपरा अब समाप्त हो गई है। अब अरे अनुवाद ये तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छा। रूपांतरण। रूपांतरण सभी में करना चाहिए, और लेकिन ये है कि अब प्रकाशक अनुवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल शायद सोशल मीडिया। हाँ, लेकिन अनुवाद में बहुत अनर्गल और बेजान चीज़ें भी आ जाती हैं। जी, जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसकी रोचकता को कई बनाए बार रखते हुए रूपांतरण करना चाहिए। अगला क्योंकि सवाल लेते हैं जी, मैम, ये रोहित कुमार का सवाल है कि बतौर लेखिका अपनी किस रचना के बाद संतुष्टि का भाव आया? किस रचना के साथ? के बाद आपको संतुष्टि का भाव आया, आपको लगा कि अब ओहो! अभी तक किसी के साथ नहीं आया मैग्नम और ओपस शायद रच लिया। इसीलिए अगली किताब शुरू कर देती हूँ मैं, क्योंकि वो कितनी बातें छूट जाती हैं। अभी रवि कथा लिखी है, अब मुझे लगता है जितनी मैंने लिखी है, उससे दुगनी बातें तो छूट गई हैं अभी। एक तो मेरा क्या है ना कि मैं एक ही बार लिखती हूँ, जी, तो संतोष हो तो कैसे हो? अगर रिवाइज़ करती, पलट के देखती, तो पता चलता कि मैंने क्या गलती की है, किस चीज़ में जल्दबाज़ी की है, कौन-सी बातें चबा गई, कौन-सी बातें मैंने उगल दी, ये सारी चीज़ें रह जाती। मैं बहुत गड़बड़ लेखिका हूँ और मेरे को संतोष कभी नहीं होगा। ऐसे ही असंतुष्ट ही रह के चली जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं हर बार नई किताब शुरू कर देती हूँ। बजाए इसके कि उस किताब को मैं इम्प्रूव करूँ। मैं पता नहीं इम्प्रूव करने में विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि मुझे ईश्वर ने इम्प्रूव नहीं किया तो मैंने भी इम्प्रूव कुछ नहीं किया। मैं ऐसी की ऐसी रही। लिख लेने के बाद इम्प्रूव करना थोड़ा उसका लिखना लगता है। तो अगला सवाल मैं ये करती हूँ कि मैं अगली किताब शुरू कर देती हूँ। अगला सवाल ले अगला सवाल लेते हैं मैम। ये जी, डॉक्टर ललित श्रीमाली का सवाल है। जी, इन्होंने सवाल पूछा है दौड़ उपन्यास को लेकर। दौड़ एक लघु लघु उपन्यास जी, है, लेकिन उसका वितान बड़ा है। आलोचक इसे 21वीं सदी का पहला उपन्यास भी बताते हैं। जी। आप इसे क्या मानती हैं? वाक़ई ये आपके लेखन का एक बहुत बड़ा मोड़ है। दौड़ के बाद जो ममता कालिया हैं, वो एकदम समकालीन लेखकों के साथ जी। खड़ी हो जाती हैं। तो दौड़ के बारे में इनका सवाल है कि आप इसको किस तरह से मानते ऐसा है कि दौड़ मैंने देखा जाए तो काफ़ी सँभल के लिखा है। हैं? जी, जैसे मेरी आदत है ना कि अनाप-शनाप जल्दी-जल्दी लिख डालना, वैसा नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि तद्भव के संपादक अखिलेश, जी, जो हमारे बहुत अच्छे जूनियर मित्र हैं, जी, उन्होंने एक बार घर आए वो 1999 में, और उन्होंने आकर मुझसे ऐसे ही पूछा, "ममता जी आप आजकल क्या लिख रही हैं?" तो मैंने, जैसे मेरी आदत है, मैंने अपनी डायरी उठा के कहा, "अखिलेश मैं 3 उपन्यास लिख रही हूँ, एक साथ।" वो कहने लगे, "आप 3 उपन्यास लिख रही हैं एक साथ?" मैंने कहा, "हाँ।" कहते, "देखें-देखें क्या है ज़रा बताइए, बताइए।" तो मैंने धड़ाधड़ उनको अपने तीनों उपन्यास का पहला-पहला पेज सुना दिया। हाँ? तो एक तो कुंभ के बारे में था, जी। और एक जो था, एक कुंभ के बारे में था, और एक मथुरा के बारे में था, जो मैंने बाद में लिखा, दुःखम सुखम। सुखम, सुखम। और एक ये दौड़ का पहला पृष्ठ था, और इसमें मैंने नटशेल में ये बताया था कि जो बच्चे एमबीए करते हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है। तो अखिलेश ने कहा, बाकी चीज़ें तो कभी भी लिख लेंगी, ये तो शाश्वत विषय है, जो आप लिखने वाली हैं। आप दौड़ मेरे लिए लिख दीजिए। अब बहुत अखिलेश बहुत गंभीर किस्म के संपादक हैं, जी, और नई नई उनको चीज़ों को पहचानते हैं वो सब। अच्छा, और आप उनको ऐसी टालू मिक्सचर नहीं पिला सकते। तो तो मैंने क्या किया कि मैंने, अच्छा, और दौड़ की विषय वस्तु जो है, वो मेरे घर में ही घटित हो रही थी। मेरा ही बेटा एमबीए कर रहा था, और मुझे सारी जानकारियाँ उससे मिल जाती थी। जी, वो उस समय एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। तो सारे किस्से जो हैं गुजरात के, सौराष्ट्र के,
चेन्नई के, वो सब मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपने बेटे का पता चल जाता था। तो मेरे लिए उसे लिखना इसलिए आसान था क्योंकि हमारे इलाहाबाद की कॉलोनी में जी, उस समय 5-6 घरों के बच्चे ऐसे थे जो सब एमबीए करने बाहर निकले हुए थे। इलाहाबाद में कोई नहीं पढ़ रहा था, सब बाहर पढ़ रहे थे और सबके अलग-अलग अनुभव थे और सब नई-नई नौकरियों में जा रहे थे और सब घर खाली हो गए थे। हर घर में ये था, माता-पिता और एक कार और या एक स्कूटर, इस तरह से बस सारे घर थे और ये एक समृद्धि का एकांत था। समृद्धि की का एकाकीपन था ये। और तब उसमें देखिए उसमें नेगेटिव भी बहुत था, पॉजिटिव भी बहुत था। आज दौड़ लिखने के बाद मेरे मन में ये पछतावा है कि मैंने युवा पीढ़ी के संघर्षों के बारे में या उनके संकटों के बारे में मैंने कम लिखा। मैंने ये तो दिखा दिया कि सीनियर सिटीजन कॉलोनी बन गई है सबकी सब और सब घर खाली हो गए हैं। जी। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो बच्चे जो घर से निकले हैं, वो कितना अपना कलेजा दबाते होंगे, कितनी भावनाओं को मारते होंगे, जब एक टूथपेस्ट की या एक डिटर्जेंट की मार्केटिंग करने के लिए दूर-दूर जाते हैं। उनके कभी एक जीवन देश, कभी दूसरे देश, कभी कुछ, यानी आपको अपनी निजी भावनाओं को पूरी तरह से कुचल कर और तब मार्केट के काबिल बनना पड़ता है और ये और आज तक सच है। सही कह रही हैं, संघर्ष पहले से ज़्यादा बढ़ा है, जीवन जी, स्थितियाँ जी, पहले से बहुत बदल गई हैं और जिसको भी समझने जी, की ज़रूरत है। लेकिन वो पहला उपन्यास है दौड़ जो उस नए जी, बदलते जी, हुए समाज को, नई बदलती हुई जीवन स्थितियों को दिखाता है। जी, अगला सवाल मैम लेते हैं, ये सवाल है अजीत कुमार श्रीवास्तव का। इन्होंने जी, पूछा है कि आज के दौर में जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों पर अपने करियर को बनाने का दबाव है, वहीं परिवार चलाने की अधिक ज़िम्मेदारी स्त्रियों की मानी जाती है। इस कारण उसके लिए दोनों में संतुलन बनाना आसान नहीं होता। आपकी नज़र में इस समस्या का आदर्श निदान क्या हो सकता है? क्या इससे हमारे देश में भी परिवारों के टूटने की दर बढ़ेगी? ये हालाँकि एक लेखक से सवाल तो नहीं है, लेकिन इनका सवाल है। देखिए मुझे लगता है पहले तो इस पिटे-पिटाए फ़ॉर्मूले से जी, ज़हन को मुक्त करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा कि परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी स्त्री की है। जी, क्योंकि परिवार तो देखिए दोनों मिलके चलाते हैं। जी, अगर कामकाजी जोड़ा है, जैसे कि हम जीवन भर थे, रवि और मैं, जी, अगर कामकाजी जोड़ा है और आपने अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ा हुआ है या क्रेच में छोड़ा हुआ है, तो किसी दिन माँ जाती है लेने बच्चे, किसी दिन बाप जाता है। जो पहले फ्री हो जाएगा वही जाएगा। आप घर आते हैं, आप थके हुए हैं, आप अगर चाय बनाते हैं और अपनी चाय में से आधी चाय पत्नी को दे देते हैं, तो आप जोरू के गुलाम नहीं बन गए। तो सबसे पहले तो इस माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा कि परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी स्त्री की होती है। एक ही होती है, परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी दोनों की होती है। दोनों की होती पुरुष बरी नहीं हो सकता। आप कमाते हो, है। लेकिन आप साथ में सारे एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं। आपको एक स्त्री का सानिध्य भी मिल रहा है और वो स्त्री सारा दिन संघर्ष करने के बाद घर को अटेंड कर रही है और वो रात में 9 बजे के बाद आपको भी अटेंड कर रही है बिस्तर में। तो आप ये सोचिए कि वो उसकी ज़िम्मेदारी तो कई गुना है और सुबह जब आप सुख की नींद सो रहे हैं, वो 6 बजे उठ के बच्चों का टिफ़िन भी बना रही है। उसके बाद वो उसको तैयार करके स्कूल भेजने के लिए टाटा भी कर रही है। उसके बाद खुद तैयार हो रही है और आपको चाय पकड़ा के भाग रही है 9 बजे की बस पकड़ने के लिए। तो और आप ये देखिए तो मैम एक घर चलाने की ज़िम्मेदारी मैं मानती हूँ दोनों की है। ये बिल्कुल गलत है कहना कि घर चलाने की ज़िम्मेदारी स्त्री की है। अरे स्त्री के ऊपर जीवन भर बोझ की तरह आप लदे रहे, अरे कभी तो उतरो उसके कंधों पर से। हाँ, मैम ये इससे अब एक सवाल मुझे मेरे दिमाग में हाँ, कौंध रहा है, वो ये सवाल हाँ, कौंध रहा है कि जो समकालीन स्त्री लेखन जो है, हाँ। उसमें ये जीवन संघर्ष दिखाई देता है आपको? उसमें क्या बदलाव दिखाई देता है? आप लोगों के ज़माने से जब आप एक पत्नी के नोट्स लिख रही अब थी। देखिए आज का जो समकालीन लेखन है, जी, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। जी, अभी जो लेखन में
जितना संघर्ष स्त्री का दिखाई दे रहा है, जी, उसमें अफ़सोस की बात ये है कि वो सब केवल पढ़ी-लिखी स्त्री का संघर्ष दिखा रहे हैं, हम लोग। जी। हम ये मान के चलते हैं कि सब स्त्रियाँ शहर में पहुँच गई हैं या कस्बे में पहुँच गई हैं सब मध्यवर्गीय हो गई हैं। और सब मध्यवर्गीय हो गई हैं। ये गलत है। अभी तो स्त्री के लिए अभी तो लेखिका के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि स्त्री के प्रति जो यौन हिंसा होती है जी, और जी। जो विकृत दृष्टिकोण है, उसको कैसे हैंडल किया जाए और वो कैसे हम कहानी में दें कि वो विश्वसनीय भी लगे और उससे धीरे-धीरे समाज में परिवर्तित विचार भी आए। बहुत मैं बड़ा तो मेरे मेरी चिंता का ये बहुत विषय है कि आज कितनी बार मैं देखती हूँ फेसबुक पे पोस्ट होती है कि वो लड़की मनीषा जिंदा जला दी गई, उसका रेप हुआ, पहले 4 लोगों ने रेप किया, उसके बाद घायल हो गई, उसके बाद उसको जला दिया गया आधी रात में। और ये कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवी क्यों चुप हैं? अरे बुद्धिजीवी इसलिए चुप हैं कि उनके बोलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें एक ऐसा माध्यम ढूँढना है, जो है वो कोई भी माध्यम हो, जी, कविता हो, कहानी हो, नुक्कड़ नाटक हो, व्याख्यान हो या फ़ेसबुक ही क्यों ना हो। कोई ना कोई ऐसा माध्यम ढूँढना है, जिससे ये संदेश जगह-जगह जाए, गाँव-गाँव जाए, घर-घर में जाए और उन कूड़-मगज़ परिवारों में जाए, जहाँ आज भी पुरुष की मर्दानगी केवल बिस्तर में ही साबित होती है। बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है, तो समकालीन जो स्त्री लेखन है या समकालीन जो लेखन है, उसमें जी, ये जो ज़मीन से जुड़े हुए जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो हाँ, मुद्दे हैं, जो परेशानियाँ हैं, उससे दूर उसके करीब नहीं जा पा रही है, जबकि पिछले जी, कुछ सालों में यौन हिंसा स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा पिछले 10 सालों में तो मैंने देखा है, रोज़ अखबार में सबसे ज़्यादा खबरें इसी इसी प्रसंग को लेकर आती हैं, इसी इसी तरह की घटनाओं को लेकर आती हैं और वो जी, देश भर से आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जी, कुछ प्रदेशों नहीं, पूरे देश के अलग-अलग प्रदेशों से आने लगी हैं। अगला सवाल मैम लेते हैं, सुंदर शर्मा का सवाल है, ये पूछते हैं जी। कि आपकी संपूर्ण कहानियों में से प्रिय कहानी कौन-सी है और क्यों? अब 200 इतना ज़्यादा इतनी कहानियाँ आपने लिखी हैं, ये बहुत मुश्किल सवाल है कि कौन-सी कहानी आपको प्रिय है या कौन-सी कुछ कहानियाँ हैं। ये इसलिए ही मुझे लगता है कि बताना चाहिए ताकि जो आपकी कहानियों को पढ़ना चाहें नए पाठक, पता चले कि आप देखिए ऐसा है कि कहानियाँ इतनी लिख दी हैं, मुझे खुद अपनी कहानियों के शीर्षक याद नहीं रहते। अभी इधर ताज़ा-ताज़ा हाँ, तत्सम मेरा पोता है, आज 9 साल का हुआ है, आज उसका जन्मदिन है। किसी ने मुझसे पूछा है, प्रभात इसलिए मैं बता रही हूँ। जी, जी। तत्सम मेरा पोता है। तो ऐसा है प्रभात की कहानियाँ तो मैंने बेशुमार लिख दी जी, और मुझे याद भी नहीं सबके नाम और मुझे तो ये ऐसा कहना लगता है कौन-सी कि आपने आपकी पीढ़ी में मैम आपसे ज़्यादा कहानियाँ किसी ने नहीं लिखी हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ, ऐसी बात नहीं है। दूसरी ऐसा है पीढ़ी ना में नहीं, इसी नहीं मेरे लेखक साथ ने होता भी ये है कि छोटे से छोटा अखबार वाला भी अगर मुझे कहता ममता जी कहानी दीजिए, तो मैं तुरंत हाँ कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ ठीक है कहानी तो माँग रहा है, ना सोना-चांदी माँग रहा है, ना जान माँग रहा है, खाली एक कहानी माँग रहा है और मैं 1 घंटे में लिख दूँगी। उसके बाद में मुझे भारी पड़ता है, जब मैं 3-4 लोगों से हाँ कर देती हूँ ना, तब मुझे दिक्कत पड़ती है कि अब क्या करूँ? ये मेरा अपना शगल है और रवि मुझे हमेशा रोका करते थे। अब रवि नहीं रहे, रवि कहते थे देखो अति लेखन से बचो। अति लेखन ने कितने लेखकों को बर्बाद कर दिया है। तो वो जब भी मुझे देखते थे, कहते थे लाइट बंद करो और सो जाओ। वो हमेशा ही कहा करते थे और मैं अब तो आधी-आधी रात तक बैठी पढ़ती लिखती रहती हूँ। अब मुझे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं रह गया। तो मैं कहूँगी कि मेरी आपकी छोटी लड़की कहानी, बोलने वाली औरत, एक पति की मौत, एक कहानी है जो अलक्षित रह गई, जी, जबकि जी। वो वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक में छपी शास्त्र में थी, आई थी, मुझे याद है। 1991 में। जी, और वो कहानी मुझे इसलिए प्रिय थी, क्योंकि वो मेरे बहुत निकट थी वो कहानी, एक पति की मौत। और इसी तरह से एक कहानी है, एक अदद औरत, जी। एक
और बहुत कहानी बार है तो मेरी एक रंगकर्मी की उदासी, जी, ये भी कम कम पढ़ी गई कहानी है। चलिए। और एक कहानी बोहनी, और एक पीठ। और आपको एक बात बताएं प्रभात, पता नहीं आपके साथ ये होता कि नहीं, जी, जब भी मेरी कोई कहानी पॉपुलर पत्रिका में छपी, वो जी। खो गई, और जब भी कोई लघु पत्रिका में छपी तो वो जी गई। ठीक है। और ये रवि और ज्ञान रंजन, ये ऐसे लोग थे, काशी, ये सब ऐसे लोग थे मेरे समकालीन, जो चुन चुन के लघु पत्रिकाओं में ही छपते थे। इसीलिए इन्होंने और मैं और मैं उस समय भी रंग बिरंगी पत्रिकाओं में छपती थी, इन्होंने क्योंकि वहां से इसीलिए पैसे मिलते थे, सीधी सी बात है। जी, जी, मुझे जी, थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं, घर भी चलाना रहता था, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मेरी व्यावसायिक पत्रिका में छप जाए। जी, मेरी एक बहुत प्रिय कहानी है मुखौटा, जी, जी, संग्रह भी उस जो नाम इंडिया का। टुडे में छपी थी, जी, और गुजराती में और इंग्लिश में अनुवाद भी हुई थी वो। और वो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरे कार्यकाल में जब मैं प्रिंसिपल थी, ना जाने कितनी लड़कियां मेरे पास आती थी कि मैडम हमारी जाति बदल दीजिए। मैं कहती थी मैं तुम्हारी जाति कैसे बदलूं? कहते नहीं, हमारा सरनेम जो है जैन हटा के और सिंह कर दीजिए, क्योंकि सिंह का मतलब कोई भी जाति होता है। जी। दलित जाति, वो पिछड़ी जाति और दलित जाति को जो छात्रवृत्ति मिलती है, वो लेना चाहती थी वो, और फीस भी माफ हो जाती है उसमें। जी, तो वो इसके लिए अपनी जाति बदलना चाहते थे। और मेरे सामने का एक उदाहरण था, एक लड़के ने कोटे का लाभ लेकर अपने को पिछड़ी जाति घोषित करके, और उसने प्रवेश ले लिया, और वो एमबीए कर लिया उसने, एमबीए तक पहुंच गया। जैसे एक बार बीए आपने कर लिया, जी, तो जी। फिर एमबीए में तो कहीं ना कहीं आप प्रतियोगी परीक्षा में आकर और दाखिल हो ही जाएंगे। और आप ये देखिए, उसके जब बाद में किसी लड़की से दोस्ती हुई, तो जी। उस लड़की ने कह दिया मैं किसी पिछड़े पिछड़े से शादी नहीं करूंगी। अच्छा। और आप देखिए, वो लड़का इतना हर्ट हो गया कि जिस चीज से उसने अपने कैरियर का दरवाजा खोला था, उसी चीज से जीवन का दरवाजा बंद हो गया, बंद कर दिया। कि क्या वो लड़की उसके जीवन से निकल गई। ये अगला तो सवाल लेते हैं। ये मान मैंने मुखौटा कहानी लिखी थी, और मुझे बहुत प्रिय है ये कहानी, क्योंकि ये और युवाओं की समस्या है बहुत हाँ, बड़ी। अब अगला सवाल लेते हैं। मैं मानवेंद्र सिंह का सवाल है। इन्होंने पूछा जी, है, मैम प्रणाम, आप वरिष्ठ लेखिका हैं, आपका अनुभव संसार बड़ा है। हिंदी के लेखन और प्रकाशन में बाजार केंद्रित संस्कृति को आप कैसे देखती हैं? क्या साहित्यिक लेखन में स्थानीय अनुभव और आंचलिकता बढ़ी? साहित्यिक लेखन में, स्थानीय अनुभव और आंचलिकता बढ़ी है? हाँ, स्थानीय थोड़ी तो बड़ी है। देखिए, जहाँ सभी चीजें बड़ी हैं, सभी वृत्तियां और सभी रुझान बढ़े हैं, जी, जैसे शिक्षित वर्ग का संघर्ष, और पतनशीलता, और जिसे कहना चाहिए यांत्रिकता, आर्थिक सवालों की प्रमुखता, ये सब चीजें जहाँ बढ़ी है, वहां थोड़ी थोड़ी क्षेत्रीयता जो आई है, वो बहुत अच्छी चीज भी है। जैसे अगर हम अमरकांत का उपन्यास इन्हीं हथियारों से पढ़ते हैं, तो हमें बलिया की पूरी पृष्ठभूमि पता चलती है कि स्वतंत्रता संघर्ष में बलिया की क्या भूमिका थी। क्या भूमिका थी? इन्हीं हथियारों से उपन्यास से हाँ, इन्हीं हथियारों से। जी, इसी तरह से ऋषिकेश का उपन्यास, नहीं, ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास आया है, अग्निलीक। अग्निलीक। जी। उसमें भी हमें एक गांव विशेष के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में पता चलता है। अच्छा, एक सवाल आशीष राय ने पूछा है। इनका कहना जी, है, आपके प्रिय आलोचक कौन हैं और नई पीढ़ी में कोई आलोचक विश्वसनीय लगते हैं आप? ये अरे बहुत वाह, अच्छी सवाल है। बताइए। अब ये झगड़े वाला सवाल है। देखिए, मुझे सबसे अच्छे आलोचकों में सारी अपनी चालाकी के बावजूद नामवर सिंह सबसे पसंद थे, क्योंकि नामवर सिंह में जो निर्भीकता थी, जी, और अपने गलत तर्कों को सही साबित करने का
जो दुस्साहस था वो काबिले तारीफ था। और नरेंद्र पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, नंद किशोर नवल जी, अभी उनका बहुत देहांत हुआ। बहुत अच्छे आलोचक। और जी, नई पीढ़ी में मुझे रोहिणी अग्रवाल बहुत पसंद है, जी, पल्लव बहुत पसंद है। और एक समय में वो क्या नाम है उनका, अ, अ, अरे कितना फेमस नाम है, वो हम लोग के साथ के हैं भाई। विजय क्या मोहन नाम सिंह। है? विजय मोहन सिंह, हाँ। विजय मोहन सिंह मुझे बहुत पसंद थे। जी, हाँ, बहुत उनकी पुतली इतनी मोटी जो पुस्तक आई है कहानी के बारे में। बहुत अच्छा कहानियों पे मुझे भी, हम लोगों ने भी हाँ, उनकी कहानियों पर बहुत लिखा है। विजय मोहन सिंह, नंद किशोर नवल, हुँ, कई बार भारत भारद्वाज बहुत अच्छी आलोचना कर जाते हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि न जाने क्यों लोग उनसे कई बार खफा भी हो जाते हैं, ये भी बात है। और नए लोगों में बहुत है ऐसे जो अच्छा लिख रहे हैं आलोचना में। राहुल सिंह है, वैभव सिंह है, जो सब कोशिश कर रहे हैं। राजा राम भादु बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं, जी, बहुत अच्छे आलोचक हैं राजा राम भादु। और कई बार मैं देखती हूँ कि युवा लोग बहुत बेबाक किस्म की आलोचना कर देते हैं। समीक्षा से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो आलोचक बन जाते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक किताब बहुत अच्छी पढ़ी, 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास। जी। बिल्कुल अनजान व्यक्ति है, मैं जानती नहीं उन्हें। कोई ललित श्रीमाली है। जी, जी, उनका भी सवाल मैंने लिया था, उन्होंने आपसे सवाल। अच्छा, अच्छा। तो उनकी उनका उनकी पुस्तक जो है बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नए उपन्यासों पर लिखा है ये, 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास। अगला या सवाल हिंदी हम उ लेते हैं। जी, जी, लगा जी। लगातार सवाल आ रहे हैं। दीप्ति सारस्वत ने सवाल पूछा है कि अपनी कहानी दूसरा देवदास के बारे में, अच्छा, अच्छा। रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएँ? मैं अपने विद्यार्थियों को आपके शब्दों में उसके बारे में समझाना चाहती हूँ। अच्छा। दीप्ति सारस्वत का सवाल। हाँ, प्रभात, ये कहानी अ, अब मुझे याद नहीं मैंने कब लिखी होगी, लेकिन अ, मेरा ख्याल है ज़्यादा पुरानी नहीं है ये कहानी, पिछले 20 सालों के अंदर लिखी है। और मुझे याद है कि जब मैं 2006 में दिल्ली आई हूँ, जी, तो एनसीईआरटी के एक प्रोफ़ेसर का मेरे पास फ़ोन आया कि इस कहानी को हम पाठ्यक्रम में लेना चाहते हैं, जी। एनसीईआरटी में। तो मैं तो कुछ समझती भी नहीं इस कार्य में, इसका कोई महत्व भी नहीं समझती, महत्व तो समझती थी और कुछ नहीं पता था। मैंने कहा ले लीजिए आप, वो कहानी पाठ्यक्रम में है 12वीं क्लास में। जी, जी, जी। वो इसीलिए इन्होंने तो पूछा। जी, जी। अब एक सवाल। नहीं तो ऐसा है, इस कहानी की पृष्ठभूमि ये है जी, कि हम वास्तव में मैं हरिद्वार गई थी जी, जी, और मेरे साथ मेरे परिवार की एक लड़की थी। जी, उसने उस दिन गुलाबी सलवार कमीज पहना हुआ था और वो आकर खड़ी हुई थी, अंधेरा हो गया था। जी। मैं नहा ही रही थी। मेरा कोई विश्वास नहीं है गंगा नहाने में। मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई थी और मैं उसको देख रही थी। वो दरअसल मेरी ननद ही है, कमलेश, जी, इंग्लैंड में रहती है। और वो क्योंकि इंग्लैंड में रहती है इसलिए ज़रा ज़्यादा ही भारतीय हो गई है। जितने भी लोग विदेश में रहते हैं, वो इस कदर भारतीय होके लौटते हैं कि हमें अपनी भारतीयता पे शर्म आ जाती है। तो वो नहाई और उसके बाद वो एक मंदिर में पुजारी के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने अपनी कलाई आगे बढ़ाई, वहाँ एक लड़का खड़ा था, उसने भी अपनी कलाई उसी समय आगे बढ़ाई। और देखने में मेरी नंद बिल्कुल लड़की जैसी लगती, दुबली-पतली। जी। आप ये देखिए कि वो पुजारी ने वाक़ई ये समझा ये दोनों पति-पत्नी हैं, नवविवाहित। और पुजारी ने वाक़ई उन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब आगे का सब मैंने कल्पना की है। अच्छा मैम, इतना अगला सवाल। इतना सच है। हाँ, अभी अब चल आखिरी दौर में हम आ चुके हैं। आपकी जी, नई किताब रवि कथा आई है, रवींद्र कालिया। जी, जी। आप लगातार ज़िक्र कर रही हैं और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, ये रवि कथा की लेखिका
ममता कालिया से है। ये राधे श्याम शर्मा ने सवाल पूछा कि गालिब छुट्टी शराब में आपका सहयोग कितना है? मेरा सहयोग? जी। अरे सहयोग बिल्कुल नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं क्योंकि मतलब रवि शीर्षक में नहीं, क्या है? जरा भी नहीं है, क्योंकि रवि बीमार हो गए थे। जी, रवि का लिवर एनलार्ज हो गया था जी, और 1997 में रवि ने शराब छोड़ दी। अब समस्या ये थी कि जी। जो आदमी शाम के समय 2-3 पैग पीने के बाद ही जागृत होता है और सक्रिय होता है, जी, वो समय कैसे बिताए? तो रवि ने सिगरेट तो छोड़ी नहीं थी तब तक, जी, तो वो सिगरेट पीते रहते थे और वो गालिब छुट्टी शराब जी, लिखते रहते थे बैठे हुए। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वो क्या लिख रहे हैं, बल्कि मैंने जब एक बार छोटा-सा उसका अंश कहीं छपा था, तो मैंने कहा, "रवि क्यों अपनी मिट्टी पलीत करा रहे हो? क्यों लिख रहे हो सारी बेवकूफ़ियाँ अपनी?" और मुझे आश्चर्य होता था कि जिन दिनों वो आदमी पीता था, उसे अपनी एक-एक हिमाकत याद थी, एक-एक शरारत उसको याद थी। और मैं हमेशा सोचा करती थी कि ये 3/4 होश में है, 1/4 होश में नहीं है। लेकिन उसे सब याद था और इसका मतलब हर शराबी से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सब याद रहता है। उसको सब याद रहता है अब आपकी और किताब बल्कि याद और तीखी हो जाती है इन लोगों की। रवि कथा मुझे लगता अभी है आई है और जैसे-जैसे अल्कोहल अंदर जाता है ना, याद और तीखी हो जाती है। तो रवि रवि के लेखन में उनका कोई सहयोग, मेरा कोई सहयोग नहीं था और मेरे लेखन में रवि का कोई सहयोग नहीं था। ये आपने अपने किताब में भी लिखा है कि बहुत कम आप लोग अपने-अपने लेखन में एक-दूसरे के लेखन में हाँ, हस्तक्षेप नहीं करते थे और उसके लिए स्पेस बनाकर रखते थे। अब अरे रवि आपको सहयोग की एक बात बड़ी मज़ेदार बताएँ। जी, जी, जो जी। लोग सहयोग करते हैं, जो अपनी पत्नी के लेखन में सहयोग करते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि एक कपल हमारे यहाँ आते थे, तो वो पत्नी की रचनाओं को एक फ़ाइल में लेके आते थे। जी, रवि तब गंगा यमुना का संपादन कर रहे थे जी, और वो एक-एक रचना देते जाते थे, वो सुनाती जाती थी। जी। रवि नापास करते जाते थे। फिर वो धीरे से और कागज़ निकालते थे और कहते थे कि अब इनका मास्टरपीस सुन लीजिए। और वो पति इतने मुग्ध रहते थे। हालत ये है कि संपादक जो है वो मोहभंग में रहता था और पति महाराज जो है वो हमेशा मुग्ध रहते थे। और एक दिन देखिए, जब वो इतने अच्छे पति थे कि अपनी पत्नी हाँ, के और लेखन एक बार एक कवि गोष्ठी में एक कवियत्री मैं संचालन कर रही थी। एक कवियत्री कविता सुना रही थी और ऑडियंस में उठ-उठ के एक आदमी बार-बार कहे, "वाह, वाह, वाह, वाह! अरे एक और हो जाए, अरे एक और हो जाए।" बाद में जब वो उस कवित्री पढ़ चुकी, वो अपना चेक लेके तुरंत नीचे उतरी और वो आदमी अटैची लेके उनके पीछे-पीछे गया, पता चला उनका शौहर था। तो ऐसे सहयोग से तो भाई राम बचाए। अच्छा ये वो लोग हैं जिन्होंने सहयोग कर कर के अपनी पत्नी को चौपट कर दिया। वो कम से कम लेखक तो नहीं बन सकती और सही कुछ भी बने। तो मैं एक ये मानती हूँ कि घर में थोड़ा असहयोग मिलना अच्छा होता है, क्योंकि एक तो ये है कि तलवार की धार हमेशा तेज रहती है, क्योंकि आपको तलवार की धार पे चलना है। हम और अगला दूसरे हाँ, अगला सवाल मैम लेते हैं। हाँ, रविंद्र का किताब आई है और एक बार फिर से हम सब लोग रविंद्र कालिया जी को याद कर रहे हैं। मेरी जी, पीढ़ी के कम से कम बहुत सारे लेखक ऐसे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जिनके पहले कहानी संग्रह और आरंभिक कहानियों को रविंद्र कालिया ने जी, ससम्मान स्थान दिया, जिसके कारण हम लोग स्थापित हुए। जी। ये ऋण है उनका। तो आप रविंद्र कालिया पे आपने किताब लिखी है, आपके पति थे वो, रहने दीजिए, उनके योगदान को आप किस तरह देखते हैं और हिंदी में उनको किस तरह से देखा गया? अरे! ये मैंने कोई पति पहले तो पति शब्द से बहुत चिढ़ा मुझे। मैं कभी रवि को पति नहीं कहती थी। पति शब्द में पूंजीपति, अधिपति और भूपति सबकी गंध आती है। तो पति शब्द को तो विथड्रॉ कर लीजिए। जी, विथड्रॉ कर ली। ये मैंने पति कथा बिल्कुल नहीं लिखी है। ये रवि का था। और रवि की सारी नादानियाँ, अपनी भी नादानियाँ, रवि की सारी शरारतें और रवि के संघर्ष
ये मैंने लिखे हैं। और मेरी कोशिश यही रही है कि रवि को मैं कोई महानायक ना बनाऊं। जी। वो महानायक वो था भी नहीं। आप सबके सामने वो थे जैसे भी थे। उनके अंदर कमजोरियां भी थी, उनकी शक्ति भी थी, शक्ति बिंदु भी थे। अब वो जैसे थे, एक बहुत मजेदार, एक बड़े दोस्ताना इंसान थे। और मैंने उन्हें ऐसे ही जाना। कभी वो सितम करते थे, कभी वो करम करते थे, और दोनों चीजें थी। और हम दोनों की एक बड़ी बराबरी का रिश्ता था, और वो अंत तक रहा। वही मैंने लिखा है। तो इसे पढ़कर कोई ये ना सोचे कि मैंने पति की कथा लिखी। आप उनके अच्छा योगदान। भाई, मेरा गला बहुत तंग कर रहा जी। और है। अंतिम अंतिम एक आध सवाल ले लेते हैं। उनके चलते चलते रविंद्र कालिया के योगदान को आप हिंदी में किस तरह देखती हैं, एक लेखक के रूप रवींद्र कालिया देखिए, में? ऐसे लेखक हैं, जी। मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े मैं कहूंगी उग्र और भुवनेश्वर जैसे लेखक हैं, जी। कि उनको उनके जाने के बाद ही याद किया जाएगा। जी। क्योंकि जीता जीता वो टक्कर, जैसे कहते हैं, अटक लड़ाई लेते रहते थे। कहीं पता चल जाए कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना, पुरस्कारों को वो अपने तलवार की नोक पे रखते थे। जी। कभी आज तक कोई पुरस्कार लेने की कोशिश नहीं की उन्होंने। आज तक कभी अपनी किताब समीक्षा के लिए नहीं दी। आज तक अपनी किताब किसी को भेंट नहीं की उन्होंने। तो वो तो ऐसे हिमाकत से उन्होंने जीवन जिया अपना, अपनी शर्तों पे जिया। और क्योंकि मैं नौकरी करती रही, इसलिए उनकी ये आजाद ख्याली चलती रही आराम से। तो रवि को याद किया जाएगा, बाद में याद किया जाएगा। अभी जब उनकी यादगार कहानियां लोग पढ़ेंगे, जी। जैसे उनकी पहली कहानी 9 साल छोटी पत्नी, छोटी पत्नी। उसमें बिल्कुल अलग एटीट्यूड है जी। पति का। जी। इसी तरह सिर्फ एक दिन उनकी कहानी, गरीबी हटाओ, टाट के किवाड़ों वाले घर, उनका उपन्यास खुदा से ही सलामत है। मेरे ख्याल है सांप्रदायिक सद्भाव का इससे अच्छा उपन्यास कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा उपन्यास है, आप सही कह रहे हैं। रवि को याद किया जाएगा आज से 50 बरस बाद। नहीं नहीं, हम उनको याद और करते ये रहते हैं, उनके अच्छे ले ये अच्छे लेखक की नियति होती है, जी। तो उसको हमेशा बाद में याद करते हैं। लव वी लिव इन पोस्टुमस ग्लोरीज। अब अंतिम सवाल ले लेते हैं। सपनों की होम डिलीवरी को आप कैसी रचनाओं में शुमार करती हैं? जी, बराबरी का आखिरी सवाल, एक सवाल ले लेते हैं। इन्होंने, वंदना शर्मा ये कई बार पूछ रही कि इनके जम्मू यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में बोलने वाली औरत कहानी है, इस हाँ पर हाँ आपके विचार जानना चाहती हैं, इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में। जी। देखिए, उस कहानी में भी उसमें यही है कि जो स्त्री बोलने वाली होती है, जी। जो अपना एक स्वतंत्र विचारधारा रखती है, अपना एक दृष्टिकोण रखती है, उसको इस सब की एक सजा तो मिलती ही है। परिवेश में, परिवार में, समाज में, कार्य जगत में। जी। और उसके अंदर ऐसा नहीं है, आप आज उसकी आवाज दबा दीजिए, फिर भी उसके अंदर शब्द खलबलाते रहते हैं। एक एसिड है जो उसके अंदर निर्मित होता जाता है, और किसी ना किसी दिन ये लावा फूटता है। तो बोलना केवल मुंह खोलना नहीं होता है, बोलना बहुत कुछ आत्मसात करना भी होता है। और बोलने वाली औरत कहानी में यही है। कई बार आज की लड़कियां मुझे कहते हैं, वो बोली क्यों नहीं? अरे उसका तो मुंह सूजा हुआ, उसके बेटे ने उसके मुंह के ऊपर ग्लास मार दिया। और लड़की को, बोलने वाली स्त्री को हिंसा का सामना करना पड़ता है। मुझे तो कितनी बार कहा जाता था घर में कि रात बेरात में घर लौटती थी, रवि कहते थे रास्ते में, तुमसे कोई मांगे, अगर कोई पर्स वर्स मांगे दे देना, लेक्चर मत मिलाने की बेवकूफी करना, ऐसा कहा करते थे। तो बोलने वाली औरत को बहुत किस्म की
खमियाजे उठाने पड़ते हैं। अब बोलने वाली औरत कहानी में यही है, बहुत कुछ है जो देखा, घटित हुआ, और बहुत कुछ है जो मैंने इमेजिन किया है। आखिरी सवाल चलते-चलते मैम, आपका गला भी बहुत परेशान कर रहा है। समकालीन लेखकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? ये कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि समकालीन अरे लेख भाई, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी है, लेकिन थोड़ा बहुत पुरानों को थोड़ा पढ़ लिया करो, ताकि ये पता रहे कि जी, कहानी कहाँ तक पहुंच चुकी है। जी, जी, अपना टाइम वेस्ट मत करो, जी। उससे आगे क्योंकि बोल्डनेस केवल वही नहीं होती कि जी, जो आप अपने पात्रों में दिखा रहे हैं। हो जी, सकता है आपसे पहले बहुत बोल्ड बातें हो चुकी हो। देवदास की नायिका पारो जी, आधी रात में शादी से पहले अपने घर से निकल के देवदास के पास जाती है। जी, इससे अधिक बोल्डनेस क्या होगी? लेकिन आज के बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट अच्छा कर रहे हैं। जी, कई बार हम कायल होते हैं उनके। प्रभात आप ही की कहानी, आप हैं, कुणाल है, जी, पंकज सुबीर हैं, चंदन पांडे हैं, मनोज पांडे हैं, अखिलेश तो खैर आप सबके सिरमौर हैं, बहुत है आभार। ना? जी, तो सबने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। लड़कियों में मनीषा है, गीताश्री है, वंदना राग है, ज्योति चावला है, जी, बहुत अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। ये सब समझदारी से लिखने वाले लोग हैं। जी, लेकिन जो बिल्कुल अभी के आए हुए लोग हैं, मैं जी, ये चाहती हूँ कि वो थोड़ा पढ़े और उसके बाद कलम उठाएं, क्योंकि हमने भी बहुत पढ़ा, जी। उसके बाद जाकर कलम उठाई। नहीं, सही बात है। हम लोगों ने भी बहुत पढ़ा है और लिखने इतना जी, पढ़ लिया कि लिखने का साहस नहीं होता। जी। तो आपसे बात सवालों का सिलसिला बहुत, लेकिन आपका गला भी साथ नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे बात करना, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत-बहुत आभार, आपने समय निकाला और सबके सवालों थैंक के यू। जवाब दिए। ममता जी, प्रभात, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत अच्छा दिनों लगा। बाद मुखातिब हुए हम। नमस्कार मैम। नमस्ते। राजपाल एंड सन्स का शुक्रिया। नमस्ते सबको, जो मेरा देख रहे शो, सबको नमस्ते। मैं व्यक्तिगत रूप से हर एक का नाम नहीं ले पाई, क्योंकि मैं गड़बड़ा जाती हूँ, जी, इसलिए। नमस्ते।